ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत दिनों बाद आज मटेरियल साइंस की क्लास चलने जा रही है। इस बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या अभी तक बात करी थी। उसके बाद उसके आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो हम लोगों ने बात किया था कि मटेरियल्स एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है ना। एसेंशियल इन द सेंस हम अपने आसपास अगर देखने जाएं तो किसी भी वस्तु पे हम उंगली अगर रख दें तो वो मटेरियल, हवा भी मटेरियल है, जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वो मटेरियल है, जिस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल है, जो हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, जो कलम यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें मटेरियल। तो जितनी भी चीज़ें जो बनी हैं, जो प्रोड्यूस हुई हैं, वो मटेरियल है, जो प्रोड्यूस होने वाला है वो मटेरियल। तो मटेरियल साइंस बहुत ही हाई एप्लीकेशन वाला एक सब्जेक्ट है, और जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं, है ना, मानव की बेहतरी के लिए हम क्या बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल जब पहली बार स्पेस में शटल भेजने का कार्यक्रम हुआ, तो जब स्पेस शटल वापस आ रहा था तो इतना ज़्यादा घर्षण, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो फ्री फॉल करता है ना। और शायद 30 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ऊपर की पैराशूट खोलने की इजाज़त रहती है उसमें, तो फ्री फॉल करता रहता है। तो इतना ज़्यादा घर्षण प्रोड्यूस हुआ कि वो स्पेस शटल पूरा जो कैप्सूल होता है जिसमें उतर रहे होते हैं वो जल गया। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे सिरेमिक्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जादू क्यों हो पाया, ये मटेरियल में काम होता है। तो इस मटेरियल को देखने जाते हैं तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो मटेरियल साइंस है ना, ये 4 खंभों पे खड़ा है ना। पहला खंभा हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज। पहला खंभा हमारा प्रॉपर्टी, कि कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा खंभा आता है हमारा एप्लीकेशन, कि हम क्या यूज कर सकते हैं, इस मटेरियल से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। तीसरा खंभा आता है स्ट्रक्चर, है ना। सर जैसा एक मिनट सर, अनिकेत को ज्वाइन कर लीजिए। उसका मैसेज आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। किसको प्रवेश, अनिकेत मिश्रा सर। हाँ मैंने कर दिया है उसको, कुछ उसमें नेटवर्क इशू होगा। अच्छा ठीक है सर। तो 4 खंभों की हम लोग बात कर रहे थे हमारे मटेरियल साइंस में। पहला खंभा जिसको हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी, दूसरा खंभा जिसको हम कह रहे हैं एप्लीकेशन, तीसरा खंभा हम लोग कह रहे हैं जिसको स्ट्रक्चर, और चौथा खंभा क्या है, ट्रीटमेंट। तो ये आपस में गुत्थम गुत्था है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी को पहले ले सकते हैं किसी को बाद में ले सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। मटेरियल है, मटेरियल का स्ट्रक्चर होगा ही, उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम गेस कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसको अलग अलग कामों में लगा सकते हैं। जैसे अगर मुझको पता है कि ये लकड़ी है ना, तो उस लकड़ी को किस काम में लगाया जा सकता है ना, ये हम लोग टेस्ट करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके निकाल ही सकते हैं, है ना। अब जैसे हमको स्कूल की बेंचें बनानी है तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, पहले लकड़ी से बना ले, हल्की पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है ना। अब उसके लिए तो हीरा ढूंढने नहीं जाएंगे, उसके लिए मेटल तो ढूंढने नहीं जाएंगे, ठीक बात है। उसके अलावा अगर कोई वस्तु हमको मिल गई, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमको ऐसी मिली कि जो सस्ती है, अबंडेंस में है, लेकिन हमारे काम नहीं आ रही है, तो हम उसका उपचार करके, हम उसका ट्रीटमेंट करके अपने काम में ले आ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की। उसमें भी हम लोग पहले खंभे पे भी बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर पे। प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने हल्की हल्की बात कर ली थी, हम लोग अभी स्ट्रक्चर पे बात करना हम लोगों ने शुरू किया था। उस स्ट्रक्चर में हम लोग बात करने गए थे, तो हम लोगों ने अभी इतनी बात करी थी, है ना,
कि हमें यूनिट सेल समझना था और हमें क्रिस्टल समझना था, और उसके आधार पे हमको उसका स्ट्रक्चर समझना था। तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये ये जो ग्रीन पोर्शन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, कितने तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं? तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रमुख 7 तरीकों पे बात किया था। इस पे भी हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। हम लोग मेटालिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या रखेगा? मेटल्स और सिरेमिक्स हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी आप देखेंगे आगे मटेरियल में हम लोग हवा नहीं पढ़ने वाले हैं, पानी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग लकड़ी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग मेटल्स को पढ़ने वाले हैं। तो मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें हम लोगों ने तीन तरीके का मेटल स्ट्रक्चर पे बात किया। एक हम लोगों ने बात किया सिंपल स्ट्रक्चर, जिसका पिक्चर यहाँ पे नहीं बना हुआ है। दूसरा हम लोगों ने बात किया था बीसीसी, और तीसरा हम लोगों ने बात किया था एफसीसी, है ना। एचसीपी को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एचसीपी बात नहीं किया था, वो आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, और आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का या हमारे स्ट्रक्चर का जो बनावट होती है ना, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम लोगों ने क्या बोला था? यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती थी? यूनिट सेल हो जाती थी। ठीक, फिर हम लोगों ने बताया कि एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पे हम 3 तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, मेटालिक स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। तो पहला मेटालिक स्ट्रक्चर क्या बताया? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब ये आपका क्यूब है और इसके हर किनारे पे एक एक एटम इस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक बात है। अगर अब इसको अगर ध्यान से देखने जाएं तो ये एटम्स अपनी जगह ले रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। एटम्स के प्लेसमेंट के आधार पर हम यूनिट सेल को डिसाइड करते हैं। यूनिट सेल के आधार पे एटम्स का प्लेसमेंट नहीं डिसाइड होता। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि कुछ एटम्स एक खास तरीके से अरेंज्ड थे। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया? हमने इसका एक यूनिट सेल बना दिया। ठीक, अब इस यूनिट सेल को हम देख रहे हैं, ये अब आपका यूनिट सेल बन के आ गया। ठीक, तो जिसके किनारों पे एटम्स प्लेस्ड थे उसको क्या बोला हम लोगों ने? सिंपल क्यूबिक। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा हमको मिला जिसके बीच में भी एक एटम था, है ना, ये वाला। ये देखिए, तो ये एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम और 8 एटम, और बीच में ये 9वां एटम। ये क्या हो जाता है आपका? बॉडी सेंटरिक क्यूबिक, बीसीसी। फिर तीसरा हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा जिसमें क्या था? आपके हर किनारे पे एक एटम तो था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8वां कोना कहाँ गया? ये है 8वां कोना, 8। उसके अलावा इसके एक फेस पे, इसको फेस कहा, है ना। जैसे आपके जो हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो की जो डाइस होती है ना, जिसपे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग लिखा रहता है, तो जिस तरफ लिखा रहता है वहां पे ये एक एटम मिला। तो कितने एटम हो गए इसमें? 8 यहाँ हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, और एक सामने क्या हो गया? 14। ठीक, लेकिन इस यूनिट सेल में पूरा के पूरे 14
एटम्स नहीं होते, या बीसीसी में पूरे के पूरे 9 एटम्स नहीं होते। कैसे होते हैं? जैसे इस वाला हिस्से को अगर हम पकड़ने जाएं, ये हिस्सा आप देख पा रहे होगे, अगर इस वाले हिस्से को हम पकड़ने जाएं तो इस हिस्से पे किसी भी एटम का 1/8वां हिस्सा ही मौजूद रहता है। तो अगर ध्यान से देखने जाएं तो एक यूनिट सेल में, है ना, जो बीसीसी यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके एक किनारे पे हमको पूरा एटम नहीं मिलता, हमको सिर्फ 1/8वां एटम ही मिलता है। ठीक, तो अब इस तरीके से देखने जाएं तो चूंकि बीसीसी में 8 एटम इस तरीके से किनारों पे लगे हुए हैं, तो ये टोटल अगर इन टोटलिटी देखने जाएं तो 8 गुणे 1/8 हो जाता है। यानी टोटल एटम कितने हो जाते हैं इसमें? 1 प्लस एक के जो बीच में पूरा एटम है 1। तो टोटल एटम कितने हो जाते हैं एक यूनिट सेल में? किसके यूनिट सेल में? बीसीसी के एक यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या हो जाती है 2। एक सिंपल क्यूबिक में कितनी हो जाती है? 1। उसमें ये नहीं रहता है, सिंपल क्यूबिक में ये वाला हिस्सा नहीं रहता है। वहीं एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, अगर हम देखने जाएं तो इसमें एटम की संख्या कितनी होती है? किनारों पे अगर देखें तो 1 होती है ना। और ये जो फेस पे बने हुए हैं तो आधा अंदर रहता है और आधा बाहर रहता है। तो ऐसे आधे आधे देखने जाएं तो इस पे आधा, इस पे आधा मिला के 1 हो गया, है ना। तो ऐसे हमारे 3 कोने निकल के आएंगे, ये आमने सामने ये आमना सामना ये, आमना सामना ये। तो कुल मिला के कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपकी संख्या 4। ठीक है, तो अब इतनी बात हम लोगों ने लास्ट टाइम तक कर ली थी, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखने जाए, जो अब हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है ना। तो किसी यूनिट सेल में किसी एटम ने कितनी जगह ले रखी है ना, और उस यूनिट सेल की कितनी जगह मुहैया है। मुहैया है मतलब कि कितने यूनिट सेल, ये जो पूरा यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पूरे वॉल्यूम में एटम का वॉल्यूम कितना है। तो जो इसका रेशियो होता है एटम के वॉल्यूम का और यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, तो एपीएफ क्या हुआ? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या हुआ? तो एपीएफ कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो between the volume of the basic atoms of the unit cell, which represent the volume of all atoms in one unit cell, to the volume of the unit cell itself. APF क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर का APF निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर ये बात अभी समझ में आ गई है कि APF क्या होता है, उसको या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को रख लीजिए। फिर हम लोग 3 APF निकालने की कोशिश करेंगे। APF सिंपल क्यूब के लिए, APF BCC के लिए और APF FCC के लिए। बताइए, अगर अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर प्रश्न नहीं है तो सभी लोग एक बार नो कर दीजिए। हाँ प्रवेश, बताइए, माइक अपना म्यूट करके बताइए। सर एपीएफ को एक बार फिर क्लियर कर दीजिए। APF को एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि ये समझ में आ रहा है कि ये एक यूनिट सेल है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी। ठीक, इस क्यूब, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये तो समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ, तो इस क्यूब का अपना एक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को हिंदी में शायद घनत्व कहते हैं ना। जी। हाँ, तो इसका अपना एक घनत्व होगा, इसका अपना एक वॉल्यूम होगा। ठीक बात है। तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं है, ये बात भी समझ में आती है। जी। ठीक,
अब अगर ध्यान से देखने जाएं तो 3 तरीके के स्ट्रक्चर, मेटालिक स्ट्रक्चर हैं जिन पे हम लोगों को बात करनी है। स्ट्रक्चर तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन 3 ही आपके सिलेबस में हैं। तो एक क्या हो जाता है आपका सिंपल क्यूब, ठीक। दूसरा हो जाता है बॉडी सेंटरिक क्यूब, ठीक है। और तीसरा हो जाता है आपका फेस सेंटरिक क्यूब। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, SC, BCC और FCC, ठीक है। अब इसमें SC को देखने जाएं तो SC में क्या होता है, SC के यूनिट सेल में यानी सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो इस तरीके से किनारों पे प्लेस होते हैं, ठीक। अब चूंकि एक क्यूब के 8 किनारे हैं तो 8 किनारों पे ये 8 एटम्स हमने प्लेस कर दिए। ये भी दिखाई दे रहे होंगे अलग से, लेकिन किनारों पे ये एटम पूरी तरीके से नहीं रहते हैं, सिर्फ एटम का 1/8वां हिस्सा ही इसमें मौजूद रहता है। तो अगर ध्यान से देखने जाएं तो इस APF में, है ना, सॉरी, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में कुल मिला के एक ही एटम है ना। और उस एटम का अपना एक वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। जैसे कोई गोली वस्तु है, एक स्फीयर है, इसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा, इसका भी तो कुछ घनत्व होगा, होगा कि नहीं होगा प्रवेश। जी सर। हाँ, तो अब मैंने क्या बताया कि इस एटम का जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय इस क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको क्या बोलते हैं हम, APF, ठीक है। एक यूनिट स्ट्रक्चर में एक यूनिट स्ट्रक्चर में एटम्स के प्लेसमेंट के आधार पे हमको ये पता चला कि सिंपल क्यूबिक में वैसे तो 8 एटम्स हैं, लेकिन कुल मिला के एक ही एटम का वॉल्यूम हमको नजर आता है। BCC में किनारों पे कुल मिला के एक एटम है और बीच में एक एटम है, तो कुल मिला के BCC में कितने एटम हमको नजर आते हैं, 2। फेस सेंटरिक में किनारों पे कुल मिला के एक एटम है और फेस पे, पट पे, हर पट पे आधे आधे हैं, यानी 6 पट पे कुल मिला के हमको 3 एटम मिलेंगे। तो हमारे FCC में कुल मिला के 4 एटम होते हैं। तो ये जो 4 एटम है, इन चारों एटम का मिला के कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही। तो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, इसको हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का महत्व ये है कि हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देख के ये बता सकते हैं कि कोई भी मटेरियल उस पर कितना काम किया जा सकता है ना। जैसे जैसे बाकी लोग वहाँ एग्जाम करें, वो भी वही रखते हैं, लिखा हुआ है बस आपको दे। तो जो एटम्स पास पास हैं, है ना, तो अगर आप जैसे मान लीजिए इस पे इसको पीटते चले जाओ, है ना, इस एटम को आप ऐसे पीटते चले जाओ, ठीक। तो इस पे आप चोट पहुंचा रहे हो तो ये एटम कैसा होता जाएगा, ये ऐसा पतला होता जाएगा, तो इस तरीके से ये पतला होता जाएगा। तो पतला होता जाएगा तो इनकी जुड़ने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे मटेरियल के एटम्स पास में रहते हैं या एक यूनिट सेल में ज्यादा एटम्स होते हैं, वो मेटल ज्यादा डक्टाइल होता है, ज्यादा मैल्येबल होता है, ऐसा हम निकाल सकते हैं, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हम लोगों को सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का और हम लोगों को FCC का और BCC का APF निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल क्यूबिक का आपको APF निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद इसको मैं आपको होमवर्क दे दूंगा जिसमें आप BCC और FCC का निकालेंगे, और BCC और FCC का APF हम लोग कल वाली क्लास में या अगली वाली आज शाम वाली क्लास में उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो APF हमने क्या बताया, APF मैंने बताया
तो हम लोग अभी सिंपल क्यूबिक का बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हेडिंग लिखा हुआ है। तो एपीएफ क्या हम लोगों ने बताया, एपीएफ इज इक्वल टू वॉल्यूम एटम का, ठीक है, और वॉल्यूम इसका सेल का, ठीक। ये हम लोग को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एटम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग मान लीजिए नाम दे देते हैं वी, ठीक। एटम का वॉल्यूम क्या होगा, क्या लगता है, 2 से। एटम का वॉल्यूम 2 होगा। और बताइए आशुतोष, आप बताइए क्या होगा एटम का वॉल्यूम। सूर्य प्रकाश आप बताओ भाई, वॉल्यूम का एटम का वॉल्यूम कितना होगा। दीपक, देखो क्योंकि एटम इज अ स्फीयर, है ना, एटम एक गोलाकार वस्तु है, गेंदाकार वस्तु है। तो किसी गेंदाकार वस्तु का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर, आर क्या हुआ, आर आपके एटम का रेडियस हो गया, ठीक है, ठीक। अब इसको हमको डिवाइड कर देना है किस चीज से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा बताइए, यूनिट सेल इज अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है दीपक, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा भाई, रवि विश्वकर्मा आप बताइए भाई, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। सूर्य प्रकाश आप बताओ, जिसको मालूम है वो यस कर दो, जिसको नहीं मालूम है वो नो कर दो। क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा हूँ मैं, बढ़िया, सूर्य प्रकाश को नहीं पता। आशुतोष, प्रवेश, आप लोग भी बताइए, बताइए आशुतोष कितना है। एक क्यूब, बढ़िया। अब अगर यहाँ देखने जाएं तो यहाँ आर दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये ए की वैल्यू हमको या तो आर में मिल जाए, या ये आर की वैल्यू हमको ए में मिल जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए। तो मेरे लिए आसान क्या है, मेरे लिए आसान है इस ए की वैल्यू आर में निकालना, ठीक। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर लेने जाए, ठीक है, यानी ये, ठीक, इसका एक फेस लेने जाओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एरिया है ये कितना, ये जो लेंथ है ये कितना है, 1/8, ठीक है। ये लेंथ कितना है, 1/8, ठीक है। तो दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, 2/8, ठीक है। अब अगर इन एटम्स को प्लेस करते चले जाएं, यानी अगर इसका फुल हिस्सा लेके चले जाएं, तो हमको क्या निकल के आएगा, हमको ये निकल कर आएगा कि ये जो हमारा ए है, ए मतलब क्या हुआ, ये आपका क्यूब था, है ना, ये आपका क्यूब था, इस क्यूब की जो लेंथ है ये कितनी है, ए। तभी तो आप ए इंटू ए लेंथ इंटू ब्रेथ को ए क्यूब कह पा रहे हो, है ना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस ए की वैल्यू आर में निकालना चाह रहे हैं। तो ए कितना हो जाएगा हमारा, ए हमारा हो जाएगा 2r, ठीक बात है। अब ये जो ए की वैल्यू है हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में पुट कर देंगे, किसके वॉल्यूम में, वी यू सी के वॉल्यूम में पुट कर देंगे। ये ए क्यूब थी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2r होल पावर क्यूब, ठीक है। अब क्या हो गया,
अब अगर देखने जाएं तो हमारा एपीएफ कितना हो जाता है, हमारा एपीएफ हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r³ अब इसमें आर क्यूब काट के बाहर कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका जो एपीएफ है वो निकल के आएगा कुछ 52% के आसपास। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मुझको बता देना, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार आपके सामने रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोग सिंपल क्यूब के एपीएफ को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उस पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने क्या किया, एपीएफ का फॉर्मूला हमको पता था, एपीएफ होता है वॉल्यूम ऑफ एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम होता है 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल लिया, वो कितना आया 4/3 पाई r³, ठीक। अब अगर हमको ये पता है कि सिंपल क्यूब में एक एटम होता है तो ये एक का फॉर्मूला हो गया। अब अगर बीसीसी देखने जाएंगे तो बीसीसी में टोटल 2 एटम मिलेंगे आपको, तो बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा 2 × 4/3 पाई r³। एफसीसी में 4 एटम होते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 4/3 अपॉन 4/3 पाई r³, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने निकाली। फिर हम लोगों ने यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाली। यूनिट सेल की वॉल्यूम कैसे हम लोगों ने निकाली, तो चूंकि सिंपल क्यूब था तो हमने उसके फॉर्मूला ए क्यूब लिख दिया। लेकिन चूंकि ए और आर की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता नहीं थी तो हमने क्या किया, हमने ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की। ए की वैल्यू निकालने पे कितनी आई, ए = 2r, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया आपके एपीएफ के फार्मूले में, जो क्या था वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसके, सिंपल क्यूब के, ठीक। तो वो कितना निकल कर आया हमारा, वो निकल कर आया 4/3 पाई r³ अपॉन 8r³। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर करीब 0.52 समथिंग ऐसे आएगा। तो उसको हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट करके कितना कर लिया 52%। तो एपीएफ फॉर सिंपल क्यूब कितना हो जाएगा 52%, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। उस डाटा को अपने पास लीजिए और मुझको बताइए कि बीसीसी और एफसीसी के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होगा। तो जो ये कर सकता है वो ज़रा अपने हाथ को उठा दे। जो ये कर सकता है वो यस करे। जो नहीं कर सकता वो नो तो कर ही दे एक बार। बताइए दीपक, माइक अपना अनम्यूट करिए। हाँ दीपक, माइक अनम्यूट करो बच्चा। कोई बात नहीं, क्रॉस किया है, देख लिया मैंने। सर नहीं पता मुझे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एपीएफ देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने नहीं बताई यस है, सर। खाली 2 चीज़ें निकालनी है हमको। एक निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक। एक हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। वॉल्यूम निकालना क्लास 8 में हम लोगों ने सीखा था। एटम एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हम लोगों को पता है, वो क्या है 4/3 पाई r³। ये हम लोग को पता है सबको। यूसी
एक Yes, sir. क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना भी हम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा था, उसका क्या होता है, एक क्यूब। बस इस पूरे घटनाक्रम में एक ही समस्या है, वो ये है कि हमको आर और ए में एक सीधा संबंध चाहिए बस। ठीक, अब उस सीधे संबंध को प्राप्त करने के लिए, उस सीधे संबंध को देख पाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको एक फेस में, है ना, जो चारों तरफ इसके क्यूब है, एक फेस में हमको ये निकालना है कि कितने, ये जो ए है ना, ये आर से कैसे रिलेट करता है। इस चीज को अगर हम निकाल पाए तो ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये माना गया और ये भी देखते हुए कि चूंकि ये एटम्स जो हैं, है ना, ये बहुत ही छोटे हैं, ये यूनिट सेल बहुत ही छोटा है ना, तो हम इनकी वैल्यूज को नगण्य भी ले सकते हैं, उसको बहुत मिनिमम करके भी ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखने जाएं तो ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी आ रही है, आर ही आएगी, इसके अलावा तो आएगी नहीं। क्या माना कि अगर आर को जोड़ दिया जाए तो ए के बराबर हो सकता है, एक बटा ये ऐसा हिस्सा, ठीक है। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, हमको आर और ए के बीच में रिलेशनशिप मिल गया। अब क्या किया हम लोगों ने, अब जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें जाके हम लोगों ने ए की जगह आर की वैल्यू को पुट कर लिया। तो क्या मिल गया हमको, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब। इसको सिर्फ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हमको आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो आज जो इनपुट रहा उसके आधार पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग आज शाम को फिर से मिलेंगे और शाम को हम लोग बीसीसी और एफसीसी के एपीएफ को निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो डाटा मैं आपको देना चाह रहा था वो ये है कि बीसीसी का एपीएफ आता है 68% और एफसीसी का एपीएफ आता है 74%। तो आप लोग 12:30 से 1 के बीच में जब खाना खा रहे होंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, है ना। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग शाम को इस पर चर्चा फिर से करेंगे। तो मुझे लगता है कि क्लास को एंड करने का टाइम आ रहा है, बहुत समय नहीं बचा हुआ है। इस दौरान अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे रख सकता है। प्रश्न रखने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, इस चीज़ को आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। मैं भी आपको बता देता हूं कि किसी भी स्ट्रक्चर के एपीएफ को फाइंड करने के लिए हमको किस किस जानकारी की आवश्यकता होती है। पहली जानकारी की आवश्यकता होती है नंबर ऑफ एटम। ठीक, ये जानकारी अपने पास है। सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, बॉडी सेंटरिक पे 2 एटम होता है और फेस सेंटरिक में 4 एटम होता है। ठीक, दूसरी जो जानकारी हमको जरूरत पड़ती है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक, तो एटम को हम स्फीयर मानते हैं, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही आपके एटम का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तीसरी जो जानकारी हमको चाहिए होती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ सेल। तो सेल को हम एक क्यूब मानते हैं, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही सेल का भी वॉल्यूम होगा। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी जो हम लोगों को निकालनी होती है वो होती है रिलेशन बिटवीन ए
एंड आर। ठीक है, इस पर्टिकुलर जानकारी को निकालने के लिए आपको एक चीज का अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो अनुमान क्या है? वो अनुमान ये है कि आपका जो एटम्स है उनका जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। मतलब ये एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर ये टच कर रहे हैं तो ये जो हिस्सा है ये आर हो जाता है, ये हिस्सा भी आर हो जाता है। तो ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए। लेकिन बीसीसी में हमको क्या करना पड़ेगा? बीसीसी में आपका जो एटम का प्लेसमेंट है वो कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, जिसके कारण आपको इसकी पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी। इस लेंथ को निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के तब आपको इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तब जाके आपको कहीं a इज इक्वल टू 4r अपॉन 3 आएगा, या 4/√3 इंटू r आएगा। किसमें? बीसीसी में। ठीक है, एफसीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आप बीसीसी और एससी के आधार पर उसको निकाल सकते हैं। तो अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट बाद ये क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। अभी भी आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है एपीएफ निकालने के लिए किन किन जानकारियों की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक, आपको जानकारी की ज़रूरत होती है कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। दूसरी जानकारी आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है। तीसरी जानकारी हमको चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। और चौथी जानकारी हमको चाहिए कि ए और आर में क्या संबंध है, एससी में, बीसीसी में, एफसीसी में। ये हम ए और आर का संबंध निकाल सकते हैं एटम्स के प्लेसमेंट के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क भी हो जाता है और शाम को ये हम लोग के क्लास वर्क भी हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो आप सब लोग यस कर दीजिए। तो इस समय सबका नो है, सब लोग यस कर दीजिए ताकि मैं क्लास को एंड कर सकूं। बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी दिन बाद क्लास चली है, थोड़ा सा मेरा रिदम बैक होगा। बीच में आपके फाइनल ईयर के लोगों की परीक्षा हम लोगों ने कराई, बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है फाइनल ईयर का। आप अपने सीनियरों के संपर्क में हैं तो आप उनको बधाइयाँ दे सकते हैं। मैकेनिकल में 8th सेमेस्टर में मिनिमम परसेंटेज 79.2 बना है और मैक्सिमम परसेंटेज 94% बना है। तो आपके सीनियरों की मेहनत थी, उनकी डेडिकेशन थी। मुझे आशा है कि आप भी ऐसी मेहनत और डेडिकेशन दिखाएंगे। मिलते हैं शाम को। थैंक यू। थैंक यू सर।